हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड आफ्टरनून। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, एग्जाम का डेट आ गया है नज़दीक और कुछ टाइम में एग्जाम भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पीवाईक्यू सेशन कर रहे हैं सो दैट हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आ सके, राइट। तो पीवाईक्यू सेशन ये आपका एक्चुअली टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट नंबर 1 का सेकंड क्लास है। ठीक है, सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहां से आप विजिट करके पीवाईक्यूज कंप्लीट कर सकते हो। ये सेकंड क्लास होने वाला है, तो पहला वाला क्लास भी देख लेना और ये भी देख लेना। इस क्लास में हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और लेट मी टेल यू कि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे सब के सब आपको एनटी की तरफ से दिया गया। इस वजह से मैंने इतना हाईलाइट करके लिखा है कि ये सारे के सारे पीवाईक्यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलो, मेरा नाम है निधि साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी प्रिपरेशन कराती हूँ। ठीक है, तो अगर आपका पेपर 1 ये वाला तो सभी का कॉमन है, 2 अगर कॉमर्स है तो उसके लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। 2025 का जो एग्जाम हुआ था जैन में, ठीक है, वो वाला सारा क्वेश्चन भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने। आप वहां से भी विजिट करके अपना पीवाईक्यू से अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट सेट दिया गया है, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 मैच करना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सबमिटिव का मतलब क्या होता है, नॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव मतलब हम लोग पढ़े हैं कि ये हमेशा ड्यूरिंग द क्लासेस होता है। जब आपका कोई कोर्स चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस दौरान जो भी आप करते हो, जो भी टेस्ट देते हो या जो जैसे भी आपका इवैल्यूएशन होता है, वो फॉर्मेटिव में फॉल होता है। जैसे कि आप जब मान लीजिए आप 12th क्लास में हैं, स्कूल की बात कर रही हूँ, और इस क्लास में आपको कितना सारा टेस्ट देना पड़ता है। जैसे ये क्लास टेस्ट हो गया, सरप्राइज टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, तो ये सब किस में फॉल करेगा? ये सब आपका फॉर्मेटिव में फॉल करेगा, क्योंकि आपका कोर्स का कंप्लीट होने से पहले का ये सारा टेस्ट है। तो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शंस को हम लोग पहले इस पार्ट को हमें रीड आउट करना है। कभी भी अगर ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया आपको दिया गया है, तो पहले ये एरिया हम पढ़ेंगे, तब हमें यहाँ से आंसर ऑटोमेटिकली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट, तो ये वाला आपका फॉर्मेटिव से मिलता जुलता नहीं लग रहा है। टेस्ट तो लेना है, लेकिन इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन सर्टेन यार्डस्टिक, मतलब इसमें लिखा है कि हम टेस्ट ले रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं रिजल्ट, लेकिन उसके लिए हमने कुछ कंडीशन, सर्टेन यार्डस्टिक, क्या लिखा है, बेस्ड ऑन, किसी के बेसिस पे ले रहे हैं। ठीक है, ग्रेडिंग द फाइनल, यहाँ पे ये कीवर्ड हो जाएगा फाइनल। यहाँ पर आपका सबमिटिव भी लिखा है। सबमिटिव का मतलब मैंने आपको बताया है, ये हमेशा एंड ऑफ द कोर्स में होता है, कोर्स का अंतिम में, कोर्स का एकदम एंड में। ठीक है, जैसे कि आपने 10th का मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया, तो ये हमेशा एंड में होता है। ठीक है, तो ये मैट्रिकुलेशन का जो एग्जाम हो रहा है आपका, ये किस में फॉल करेगा? सबमिटिव में फॉल करेगा। ठीक है, तो सबमिटिव को हम लोग यहाँ से मैच कर दिया, मतलब बी का हो गया 3। तो यहाँ पर बी का 3 है, बाकी और यहाँ पर है, मतलब ये वाला क्रॉस कर देंगे, ये भी क्रॉस कर देंगे। अब देखो यहाँ लिखा है क्विज लेना और डिस्कशन टेस्ट कराना, जो कि बेसिकली आपका ये 12th क्लास से मैच हो रहा है, जिसको हमने फॉर्मेटिव के एग्जाम्पल में पढ़ा है। दैट मीन्स ए को हम मैच कर देंगे 4 के साथ। तो ए का 4 है, कहीं फर्स्ट नंबर है, दैट मीन्स फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस देख लेंगे, मतलब आंसर ए का 4 ही है, दैट मीन्स 1 सही है। बाकी ऑप्शन देखेंगे। सीसीई का मतलब, ये क्या लिखा है? सीसीई, सीसीई का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। किसी भी स्टूडेंट का जो हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। आपने देखा होगा जो भी स्कूल सीसीई पैटर्न को फॉलो करती थी, वो हर वीकली टेस्ट लेती थी, ये देखने के लिए कि मेरे स्टूडेंट्स में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना चेंजेस आई है। तो वो किसको शो कर रहे हैं? सीसीई को। ठीक है, तो सीसीई का करेक्ट आंसर 1 नंबर दिया है, जहां पर आप इसको यहाँ से मैच कर सकते हो। जहां पर हम ये देख रहे हैं कॉग्निटिव नॉलेज एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट, रेगुलर रेगुलर बेसिस पे चेक कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कीवर्ड हो जाएगा रेगुलर। जहां पर हम रेगुलर बेसिस पे बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, तो ये रेगुलरिटी जो लिखा है ना, इससे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, तो इसका आप यहाँ पे क्राइटेरिया समझ सकते हैं, कीवर्ड क्राइटेरिया की हेल्प से इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि क्राइटेरिया बना है, क्राइटेरिया के बेसिस पे टेस्ट हो रहा है, तो आपका सेट 1 सेट 2 हम ऐसे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट
बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव टीचर और लर्निंग का, टीचिंग का और लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उसके बेसिस से कौन कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा आपको इफेक्टिव लग रहा है टीचिंग लर्निंग का ऑब्जेक्टिव बताना है। टीचिंग इज लाइक अ सेलिंग और लर्निंग बाइंग करने की जैसा है, ठीक है। टीचिंग एक सोशल एक्ट है और लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है। ये वाला पॉइंट आई थिंक सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये पॉइंट को सही किया था, तो बी को मैं टिक कर दे रही हूँ। तो बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है तो इसको क्रॉस कर दिया। अब देखो, टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। मतलब टीचिंग इम्प्लाई करता है लर्निंग और लर्निंग जो है इम्प्लाई नहीं करता है टीचिंग को, ठीक है। टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज। टीचिंग में हम नॉलेज डिलीवर करते हैं, देते हैं, और लर्निंग में हम नॉलेज रिसीव करते हैं। ये वाला तो सही लग रहा है हमें, कंफर्म है, मतलब डी आ जाएगा, ठीक है। डी एक यहाँ, अच्छा वो तो क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी। डी है कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में आपको डी दी गई है, मतलब ए बी और डी आपका सही आंसर होना चाहिए। एक मिनट, नहीं नहीं, बी सी ई, ठीक है, तो बी सी ई, ठीक है। अच्छा, ई भी एक बार देख लेते हैं। टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड इज ट्राइडिक इन नेचर, जबकि लर्निंग एक एक्टिव एंगेजमेंट इन सब्जेक्ट डोमेन। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि देखो लर्निंग में क्या होता है, अगर आप जैसे कि इस क्लास से कुछ सीख रहे हैं तो आपको एक्टिव रहना होगा, आपको एक्टिवली सुनना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको एक्टिव तो रहना होगा, मतलब ई भी आएगा। तो अगर हम ई की बात करें तो ये ई एक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, तो इसी को हम लोग करेक्ट ले लेते हैं, इसको हम लोग रॉन्ग कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ए का अगर हम बात करें तो ए टीचिंग हमेशा सेलिंग नहीं होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे टीचर्स को देखा होगा जो क्लासेस देते हैं, दैट टू ऑफलाइन क्लासेस की भी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें वो फीस वगैरह चार्ज नहीं करते हैं। हमने हायर एजुकेशन में भी टाइप्स ऑफ टीचर्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने आचार्य का मतलब क्या होता है, ऋषि का मतलब क्या होता है, और उपाध्याय का मतलब क्या होता है, तो ये सब टाइप्स ऑफ टीचर है। तो टीचिंग हमेशा सेलिंग नहीं होता है, टीचिंग इज लाइक सेलिंग बोल दिया, जिसकी वजह से हम ए को यहाँ से क्रॉस कर देंगे, तो ऐसे भी हमारा आंसर मिल जाएगा। ए ऑप्शन पर हमने ध्यान नहीं दिया था, इसको होल्ड पे रखा था। तो लर्निंग हमेशा बाइंग नहीं होता है, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा है आपको कि लर्निंग आप सेल्फ भी करते हो। तो अब जब खुद से सेल्फ लर्निंग कर रहे हो तो उसमें बाइंग कहाँ हो रहा है, कहीं बाइंग हो रहा है नहीं, ठीक है। तो ए को हम ऐसे भी रिजेक्ट कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग की बात की गई है, मतलब मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव लर्निंग की। तो इफेक्टिव लर्निंग में हम क्या यूज करते हैं, आइडियाज तो यूज करते ही है, स्ट्रक्चरिंग भी होना चाहिए, क्वेश्चनिंग भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन देने का अलग अलग तरीका, ठीक है। आइडियाज जिसमें आ जाएगा, जिसमें क्वेश्चनिंग भी आएगा, स्ट्रक्चरिंग भी आएगा, जिसकी वजह से ये आपका सही आंसर हो जाएगा। की बिहेवियर इफेक्टिव लर्निंग का क्या है, दैट इज इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी की इफेक्टिव टीचिंग का होगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेंगे, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होके आ रहा है, जहां पर ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, ठीक है, सारे टीचिंग से हमें लर्निंग होता है, बट लर्निंग इज टू बी यूजफुल। लर्निंग आपका यूजफुल हो सके, इसके लिए ये हमेशा टीचिंग से होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका लर्निंग का जहां तक की बात की जा रही है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लर्निंग आप खुद से भी करते हैं। जैसे कि कभी कभी कुकिंग की बात करें तो कोविड में कुकिंग क्लासेस कितनों कितनों ने स्टार्ट किया था सीख करके खुद से, तो वो खुद से हो रहा था, जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमेशा हमें एक टीचर की ही जरूरत है। तो आर फॉल्स हो जाएगा, ए ट्रू हो जाएगा, दैट मीन्स फर्स्ट वाला सही है एंड दूसरा वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। अब यहाँ पर जो की है कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर से ये क्वेश्चन है, जहां पर तीन तरह का आपको टाइप्स दिया गया है, कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। स्पेसिफिकली यहाँ पे कॉग्निटिव लिख दिया गया है, तो कॉग्निटिव का क्या क्या था, के सी ए ए एस ई, ठीक है। अब इसमें से हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट में क्या जाएगा, इवैल्यूएशन जाएगा, दैट मीन्स इवैल्यूएटिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अट्रीब्यूट डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है, मतलब एज अ ग्रेट स्ट्रेंथ, टीचर का सबसे अच्छा स्ट्रेंथ, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक। देखो टीचर भी गलती कर सकते, भगवान नहीं है वो, क्यों कभी गलती नहीं कर सकते, या कोई क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बता सकते हैं,
तो गलती तो ठीक है, करा ठीक है, बट गलती को एक्सेप्ट भी करना, एक्नॉलेज करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा नहीं कि आपने कोई क्वेश्चन का गलत आंसर बताया और कोई बच्चा आपको वो चीज आइडेंटिफाई करके आपको बता रहा है, तो आप बदले में उस बच्चे को ही डांट करके बैठा दो। ऐसा नहीं कर सकते। टीचर को अगर आपका कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई कर भी रहा है, तो आपको उस चीज को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है कि ठीक है, ये वाला सही है, आप जो बता रहे हो वो ज्यादा सही है। इस वजह से डी आपका सारा ऑप्शंस में आ रहा है। अब देखो, टीचर सेटिंग एग्जाम्पल्स, टीचर्स हमेशा आपको मतलब एग्जाम्पल्स दे करके ज्यादा अच्छा से समझाते हैं, ये भी अच्छा बात है, दैट मीन्स बी भी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्रॉस कर देते हैं। विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू टेस्ट, ठीक है, ये भी सही है। इसका आंसर आपका बी सी डी हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता रही हूँ। फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं, मतलब देखो, अब एक टीचर का काम जो है, और मान लो कॉलेज में प्रोफेसर का 8 आवर्स का है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खुद को इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के टास्क में इन्वॉल्व रखेगी, तभी वो अच्छी टीचर कहलाएंगी। मतलब मान लीजिए ये दो टीचर है, एक टीचर है जो सिर्फ अपना मतलब दोनों प्रोफेसर ही है, एक टीचर है जो अपना सिर्फ क्लासेस वगैरह लेते हैं, और एक टीचर क्लासेस भी ले रहे हैं प्लस अपना मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपना हमेशा इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट में दे, क्लास में दे, मतलब फुल टाइम किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रहे, जरूरी नहीं है, जिसकी वजह से ये वाला रॉन्ग हो गया। फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, जिस टीचर का जरूरत है वही उसका काम करेंगे। जरूरत नहीं है कि हाँ हम भी प्रोफेसर है तो मुझे भी वो काम करने का है। ठीक है, तो ए रॉन्ग हो जाएगा जिसकी वजह से, तो आपका करेक्ट आंसर बी सी एंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, गुड टीचिंग के लिए क्या चाहिए? ठीक है, फीडबैक चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, रेमेडी, सोल्यूशन एंड डायग्नोसिस मतलब प्रॉब्लम। ठीक है, चारों सही आंसर है, दैट मींस ए बी सी डी। अच्छा टीचिंग के लिए सबसे पहले डायग्नोसिस मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी आपको खोजना चाहिए। ठीक है, उस सोल्यूशन को कैसे आप सॉल्व करेंगे उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए टीचिंग में, और साथ ही साथ फीडबैक तो आपका एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये इस वर्ड का मैंने यहाँ पर इजी वर्जन ये वाला लिख दिया है। डायग्नोसिस मतलब आप अच्छे टीचिंग करने के लिए कहीं अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सोल्यूशन खोजेंगे, उसका सोल्यूशन खोजने का क्या डायरेक्शन होना चाहिए वो भी हम खोजेंगे, और प्रॉपर फीडबैक भी होना चाहिए। ठीक है, गुड टीचिंग का डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कि मान लीजिए आपको सर्च करना है व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्म। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का आपको मीनिंग कहाँ से क्या खोजना है, किधर अच्छे इमेजेस मिलेंगे, किधर अच्छे से डेटा आप कैप्चर कर सकते हो, वो डायरेक्शन में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो टीचिंग पर इम्पैक्ट नहीं डालता है? टीचिंग का नॉलेज तो बिल्कुल डालेगा इम्पैक्ट, क्योंकि अगर मैं 12th स्टैंडर्ड को पढ़ा रही हूँ और मुझे 12th का नॉलेज ही नहीं है, 12th के सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है, तो मैं दूसरों को क्या नॉलेज दूंगी? तो इससे टीचिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, क्लासरूम एक्टिविटीज जिसके हेल्प से लर्निंग और इंकरेज हो पाता है, ये भी आपका टीचिंग पे इम्पैक्ट डालता है। अगर आपके क्लासरूम में काफी अच्छे और एक्टिव बच्चे हैं, तो इससे आपको पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट आएगा तो आपका वहां पर टीचिंग पर इम्पैक्ट पड़ेगा और टीचिंग आप और अच्छे से कर सकोगे। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, हमें टीचर और स्टूडेंट का बैकग्राउंड से क्या लेना देना है, दैट टू सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, उससे तो कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर होगा जिसका कोई रिलेशन नहीं है आपका टीचिंग से। ठीक है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस सही है, टीचर अपना टीचिंग को और अच्छा करने के लिए एक्सपीरियंस से ही सीखती है ना। इस वजह से जो टीचर 5 ईयर से इस फील्ड में है उनका एक्सपीरियंस कुछ और होगा, जो टीचर 1 साल से पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कुछ और होगा, तो इससे भी आपका टीचिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, इसमें से कौन सा पॉइंट है जो टीचिंग पर इम्पैक्ट नहीं डालता है? एक मिनट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और यहाँ पर ये आंसर हो गया, नहीं ये गलत है, इसको इग्नोर कर दो। अ गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छी टीचर कौन होती है, जो सिर्फ आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन दे, आपके काम के लायक आपको इंफॉर्मेशन दे, या फिर आपको कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स भी एक्सप्लेन कर दे, या फिर आपको प्रिंटेड नोट्स दे दे अपने स्टूडेंट को, जैसे कि ये पूरा नोट्स हुआ,
मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस मैंने पीडीएफ रेडी किया और आप सबको प्रिंट करा के दे दिया। क्या इसको हम अच्छे टीचर बोलते हैं? या फिर ऐसे टीचर जो स्टूडेंट को इंस्पायर करे कुछ सीखने के लिए? तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स में से देखें तो डी आपका सबसे सही आंसर हो जाएगा। ये वाला गलत है, ठीक है। गिव प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट। एक अच्छे टीचर वही होते हैं जो अपने बच्चों को मतलब अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए एंड नॉलेज गेन करने के लिए। बाकी सब ऑप्शन देखा जाए तो यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन दे दिया उससे कोई इतना ही नहीं पड़ता है, पर कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल भी बता दिया, ठीक है। प्रिंटेड नोट्स तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका डी होगा, इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न। नेक्स्ट होगा टेक्निक विच इज यूज्ड बाय टीचर टू टीच। इसमें से कौन कौन सा टेक्निक टीचर यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? लेक्चर देते हैं, बिल्कुल सही है। इंटरैक्टिव लेक्चर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ग्रुप वर्क भी होना चाहिए और टीचर सेल्फ स्टडी भी करते हैं क्या? देख लेते हैं। तो इसमें से ऑप्शन आपका होगा ए, बी और सी। टीचर को टीच करना है, पढ़ाना है, लर्न नहीं करना है। अगर लर्न करना होता टीचर को तब खुद भी पढ़ते, जैसे कि सेल्फ स्टडी तब खुद भी करते। एक क्लास को प्रिपेयर करने से पहले हमें भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से टीचर इस चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा टेक्निक यूज कर सकती है पढ़ाने के लिए? तो पढ़ाने के लिए हम लेक्चर यूज कर सकते हैं, इंटरैक्टिव लेक्चर यूज कर सकते हैं और ग्रुप वर्क। दैट मीन्स ए, बी और सी हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई करना है लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक जिससे आपका टीचिंग लर्निंग सिस्टम पर इफेक्ट होगा और टीचिंग लर्निंग सिस्टम और इफेक्टिव हो पाएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ ऑप्शंस जो आपको फनी दिख रहा है, जैसे कि लर्नर का फूड हैबिट से तो लर्निंग टीचिंग लर्निंग का लेना देना नहीं है। डी को हटाएंगे, यहाँ से डी को यहाँ से हटाया, यहाँ से इसको हटा देंगे तो हमारा आंसर मिल गया बी सी एफ। ये आंसर गलत दिया हुआ है ए सी डी, ठीक है। चूज द करेक्ट इंडिकेटर ऑफ, हाँ ठीक है। आपका सही आंसर होगा बी सी एफ, मतलब लर्नर का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तभी आपका एस पी सी एफ स्टेज दिया गया है जीन पियाजे की तरफ से, जहां हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होगा सी, रिलीजियस, बी सी एफ। रिलीजियस एफिलिएशन, प्रायर एक्सपीरियंस, ठीक है, ये वाला होना चाहिए। लर्नर का फैमिली से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखा जाए तो ए, बी और ई, ए, ये ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है, नहीं तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर जो होगा एप्टीट्यूड, ठीक है, ले सकते हैं। बी भी हम लोग ले सकते हैं। रिलीजियस हमें नहीं लेने का है, एक्सपीरियंस हमें लेने का है, मतलब यहाँ पर ए, बी और ई होना चाहिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज बीन जज्ड। अगर हमें ये देखना है कि हमारा टीचिंग इफेक्टिव हो पाया या नहीं हो पाया, बच्चों को समझ में आ पाया या नहीं आ पाया, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? कैन बी जज थ्रू क्या? बच्चों का लर्निंग आउटकम से, है ना। हमें अगर ये देखना है कि मेरे क्लास का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है वो बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? स्टूडेंट का टेस्ट लेते हैं। क्लास में टॉपिक समझाने के बाद टीचर टेस्ट लेती है। टेस्ट से जो रिजल्ट आता है, जो आउटकम आता है, उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि टीचिंग इफेक्टिव हो पाया या नहीं हो पाया। कोर्स कवरेज से नहीं होता है। कोर्स कवरेज से अगर होता तो 10 यूनिट आपको पढ़ा दिया जाता, 5 या 1 महीने में पढ़ा दिया जाता जल्दी जल्दी करके। अब इससे ये जरूरी नहीं है कि आपको समझ में ही आया होगा, स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी नहीं आएगा इसमें। टीचिंग एड, अलग अलग टीचिंग एड अगर हम यूज भी कर ले तो इससे जरूरी नहीं है कि टीचिंग इफेक्टिव हो पाएगा। बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ करके उनको आंसर लगाना आना चाहिए। तो हमारा लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट को चेक करेंगे, मतलब स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग रिजल्ट क्या है, जिसके बेसिस पे हम ये जज कर सकते हैं कि हमने जो आज के क्लास में पढ़ाया है वो इफेक्टिव हो पाया है या नहीं हो पाया है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्ट करता है जो टीचिंग को, ठीक है। तो सोशल नहीं होगा, इकोनॉमिक स्टेटस सोसाइटी का भी नहीं होगा, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल भी नहीं होगा। अगर हम बात करें टीचिंग का, तो टीचिंग का लेना देना किससे है? एजुकेशन से है, एजुकेशनल सिस्टम से है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशनल सिस्टम। नेक्स्ट हम देख लेंगे, असर्शन रीजन है, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बिल्कुल सही है। अगर हम लर्निंग की बात करें, जब आप जन्म लेते हो, जब आपका बर्थ होता है, एक बच्चे का जब जन्म होता है तो वो क्या करता है? वर्ल्ड को अपने आंखों से देख करके कुछ सीखता है। फिर कुछ एज आगे जाएगा तो वो अपने इमेजिनेशन से कुछ ना कुछ सीखेगा।
ठीक है, फिर थोड़ा आगे जाएगा तो फिर वो सिंबल्स अपने वर्ड्स क्रिएट करके कुछ ना कुछ सीखता है। इसी तरीके से हम हर एज में कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमें हर एज में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। तो लर्निंग जिसकी वजह से आपका एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लाइफ लॉन्ग मतलब जब तक आपका लाइफ है तब तक वो चलते ही रहता है, आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। आप ध्यान देंगे अभी के स्टेज में भी आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं, है ना? तो लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक विथ लाइफ प्रोसेस। जरूरी नहीं है, क्या ये जरूरी है कि इसको लाइफ से ही कनेक्ट किया जाए? एक मिनट, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक विद लाइफ, हाँ ठीक है, लाइफ से कनेक्ट करके ही हम सीखेंगे, तो दोनों आपका करेक्ट होगा, बोथ आपका असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट। ठीक है, तो लर्निंग को यूजफुल करने के लिए इसको हमें लाइफ से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारी लाइफ से ही कुछ है तभी हम उसे सीखना चाह रहे हैं। अगर हम उसको लाइफ प्रोसेस से लिंक करेंगे तो वो हमारा लर्निंग और यूजफुल और इंटरेस्टिंग हो पाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, जिसमें लर्नर का पार्टिसिपेंट जो होता है ऑप्टिमल और प्रोएक्टिव होता है। तो लर्नर का पार्टिसिपेशन जो होता है प्रोजेक्ट मेथड में अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्टिमल एंड आपका प्रोएक्टिव होता है। डिस्कशन बस या ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो नहीं होगा, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम किस पर फोकस करते हैं, क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिवली वो रिस्पॉन्स करे तो इसके लिए प्रोजेक्ट मेथड होगा, जहां पर एक बच्चा अपना पूरा क्रिएटिविटी यूज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सबमिटिव टेस्ट, एक टीचर है जो इंटरप्रेट करते हैं अपने स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन दे दिया गया, बच्चा को मार्क्स तो दिया जा रहा है, परफॉर्मेंस उसका चेक तो किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन रख दी गई है ये वाला। तो जब हम कोई कंडीशन रखते हैं एंड उसके बेसिस पे बच्चे का मार्किंग करते हैं, उसके बेसिस पे बच्चों को मार्क्स वगैरह देते हैं, तो वो क्राइटेरिया में फॉलो होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में फॉलो होता है। याद रखना हमेशा ही, फॉर्मेटिव के लिए कीवर्ड हो जाएगा ड्यूरिंग, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आपका रेगुलर बेसिस पे जो इवैल्यूएशन होता है। नॉर्म से याद रखना, आपको इसमें परसेंटाइल दी जाती है, परसेंटाइल जो आपको एनटीए देता है, एंड क्राइटेरिया में हम कुछ क्राइटेरिया बना देते हैं। ठीक है, हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, बच्चों को परफॉर्मेंस उसका जज करते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया आपका सेट कर दिया गया है, देखो इन टर्म्स, टर्म्स क्या है इसका, वेलनेस एंड लाइफ एविडेंट बिहेवियर, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा क्राइटेरिया। नेक्स्ट हो जाएगा अचीवमेंट टेस्ट, commonly known, commonly used for the purpose of what, जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, ठीक है, हम अचीवमेंट, अचीव का मतलब क्या समझते हैं, अचीव हमें अभी तक कितना अचीव हो पाया है। तो अचीवमेंट टेस्ट जो हम लेते हैं वो हम क्यों लेते हैं, क्या हम किसी जॉब में स्टूडेंट का सिलेक्शन करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, या फिर हम किसी कैंडिडेट को किसी कोर्स के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, या फिर हमें लर्नर का स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना है इसके लिए हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, या फिर हमें ये देखना है कि बच्चा कितना सीख पाया है, कितना अभी तक उन्होंने अचीव किया है आफ्टर टीचिंग, उनको पढ़ाने के बाद। तो डी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको इसमें एक वर्ड मिल रहा होगा अचीव, अचीव मतलब क्या हुआ, जितना अभी तक आप अचीव कर पाए हो, जितना अभी तक आप सीख पाए हो। तो आफ्टर टीचिंग हम करेंगे ये, बिल्कुल ही हमने ये कुछ पढ़ा दिया, मान लो मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट कंप्लीट करा दिया, उसके बाद मुझे ये देखना है कि आपको कितना समझ आया, कितना अभी तक आपने अचीव किया, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अचीवमेंट टेस्ट लूंगी। तो आफ्टर टीचिंग मैं अचीवमेंट टेस्ट लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टीचिंग एड, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है टीचिंग एड के लिए। ठीक है, टीचिंग एड मतलब क्या होता है, टीचिंग में जो हेल्प करने वाला डिवाइसेस, मशीन डिवाइसेस हुआ, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस या ये सब की बात करें हम, तो टीचिंग एड की हेल्प से हम अपने कॉन्सेप्ट को लंबे समय के लिए याद करके रख सकते हैं। देखो करेक्ट पूछा है तो हमें सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट लेना होगा इसमें। इट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न बेटर, स्टूडेंट को याद रखने में हेल्प करता है, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इट मेक्स टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, सही है, टीचिंग एड की हेल्प से आपका टीचिंग और लर्निंग दोनों इंटरेस्टिंग हो पाता है। अब देखो यहाँ पे लिख दिया है रोट लर्निंग और यहाँ पे लिख दिया है कॉन्सेप्ट, तो जहां पर आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, कॉन्सेप्ट मतलब क्या हुआ, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और रोट मतलब क्या हुआ, हम कुछ समझ नहीं रहे, हम सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, जैसे कि ए बी सी डी, तो बचपन में हम इसे रट्टा मारते थे, बट अभी अभी का स्टेज में अगर मैं आपको बोलूं कि स्काई ब्लू क्यों है,
वाई स्काई इज ब्लू इन कलर, तो आप क्या करोगे, आप इसके पीछे आप स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, इसके कॉन्सेप्ट को जानोगे, तो जहां पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा वहां पर रोट नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी टीचिंग एड की अगर हम बात करें तो टीचिंग एड की हेल्प से आपका लर्निंग इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर ये इंटरेस्टिंग हो रहा है तो आप रट्टा क्यों मारोगे, आप चीजों को समझोगे। तो डी को हटा देंगे सब जगह से, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट इज बी वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वाला, यहाँ पर देखो, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, दैट इज हम यहाँ पे सीसीई का बात करें, सीसीई जो आपका रेगुलर बेसिस पे जो इवैल्यूएशन होता है। तो आपका कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही है, तो देखो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट लेके चलना होगा। इंक्रीज करता है वर्कलोड ऑन स्टूडेंट बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया कि सीसीई के वजह से स्टूडेंट का वर्कलोड बढ़ता है क्योंकि उनको मल्टीपल टेस्ट देना पड़ता है, तो ये तो गलत है। रिप्लेस करता है मार्क्स को ग्रेड्स में, बिल्कुल सही है। सीसीई पैटर्न में आपको अगर 10 नंबर का एग्जाम हुआ, मान लीजिए आपको 7, 8, 9 जो भी आपको मार्क्स आया, उसको हम ऐसे ग्रेड्स के हेल्प से शो करते हैं। ठीक है, ग्रेड्स की हेल्प से शो करते हैं, तो इट रिप्लेस मार्क्स विथ ग्रेड्स। तो देखो ए को अगर हम लोग ऐसे हटा देंगे तो बी बच गया दोनों में। ठीक है, अब डी तो श्योर है आएगा कि ये रिड्यूस करता है एग्जामिनेशन फोबिया। ठीक है, तो रिड्यूस करता है एग्जामिनेशन फोबिया, मतलब इसका क्या हुआ देखिए। अब जैसे कि आपका मंथली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है, उसी तरीके से आपका जैसे कि एनुअल टेस्ट होता है, हाफ ईयरली टेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर बच्चा 10-10 मार्क्स का हर सप्ताह में एग्जाम देगा और इसके लिए प्रिपेयर करेगा, तो मंथ के लिए वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, मंथ के लिए, क्योंकि वो हर एक हफ्ता पढ़ रहा है, हर एक हफ्ता टेस्ट दे रहा है, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट को ये पता लगेगा कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो इसके हिसाब से वो पढ़ेगा, तो एग्जाम फोबिया उससे कम होता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, दैट मीन्स डी आएगा। तो यहाँ पर बी है, डी है, दोनों में डी है। अब सी के देख लेते हैं, इट इवेलुएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। सीसीई पैटर्न में हम किसी भी स्टूडेंट का हर एक एस्पेक्ट से उसका मार्किंग करते हैं। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट से उनका परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, दैट मीन्स सी भी आना चाहिए। तो ए बी सी डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी सी डी। नेक्स्ट हम देख लेंगे, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको एनटीए क्या देता है, एनटीए आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देते हैं एग्जाम में, तो ये सारे स्टेटमेंट एनटीए ने आपको प्रोवाइड किया है, बोला है कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो एमसीक्यू में तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव देन ऐसे। ठीक है, ये ज्यादा सब्जेक्टिव होता है, नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं, यहाँ कुछ और लिखा है, एक बार देख लेते हैं एक ऑप्शन। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स ऑप्शन। ठीक है, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप। ठीक है, दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर, या फिर दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स। तो अब यहाँ पर आंसर्स हम लोग आइडेंटिफाई करने का है। मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको ऐसे भी ऑप्शन दी जाती है, ट्रू फॉल्स में भी क्या है, ऑप्शन दी जाती है, तो मोर ऑब्जेक्टिव का तो नहीं होगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स, हाँ यही सही होगा इस वजह से, हाँ, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होगा, लेस ऑब्जेक्टिव नहीं। तो इसको हम लोग क्या कभी कभी बोलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, दैट मीन्स ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टूडेंट इवैल्यूएशन का ऑफ टीचर, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स। तो स्टूडेंट इवैल्यूएशन जो किया जाता है, स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस। सही है, हम जब किसी भी स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करते हैं, चेक मार्क्स टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा का ये वीकनेस क्या है। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपको स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर। ठीक है, टू मेक टीचर टेक्स टीचिंग सीरियसली, या हेल्प करता है टीचर को अडॉप्ट करना एक इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, या आइडेंटिफाई करता है वो एरिया जहां पर इम्प्रूवमेंट चाहिए टीचर के ट्रेड्स में, टीचर की क्वालिटी, टीचर के बिहेवियर।
तो यहाँ पर बेसिकली आपको टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है, टीचर के लिए आंसर करना है। तो टीचर के लिए हम आंसर कर रहे हैं तो सारे एक ऑप्शन को हटाएंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट इज बी सी डी। ए हट गया यहाँ से क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट का लिखा है और यहाँ पर आपसे टीचर का पूछा गया है, तो यहाँ पर टीचर और यहाँ पर भी टीचर और यहाँ पर भी टीचर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के लिए नहीं था, इस वजह से ये ऑप्शन को हमने रिजेक्ट किया और बाकी सारे ऑप्शन को एक्सेप्ट किया है हमने, बी सी डी। Which of the following is not prescribed level of teaching? इसमें से कौन सा टीचिंग का लेवल ऑफ टीचिंग का पार्ट नहीं है? तो हमने पढ़ा है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, इसमें से कौन सा नहीं है? तो डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है, डिफरेंशिएशन हमने नहीं पढ़ा है। मेमोरी किसने दिया है? हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन एंड रिफ्लेक्टिव दिया है हंट ने। तो ये तीनों का तीनों आपका लेवल ऑफ टीचिंग है, बट डिफरेंशिएशन इसमें से लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड ऑफ टीचर, कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा है के सी ए एस ई, अफेक्टिव डोमेन पढ़ा है आई एम पी ए एन, नहीं आर टू बी ओ सी, सॉरी, अफेक्टिव डोमेन क्या है? आर टू बी ओ सी, दैट इज रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग एंड ओ सी, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। कोनेटिव तो नहीं है, कुछ भी कोनेटिव तो नहीं है। साइकोमोटर का है आई एम पी ए एन, ठीक है। तो कॉग्निटिव किससे कनेक्टेड है? हेड से, अफेक्टिव हार्ट से कनेक्टेड है एंड साइकोमोटर हैंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको पूछा गया है एटीट्यूड के बारे में। तो एटीट्यूड किससे कनेक्टेड है? अफेक्टिव से। एटीट्यूड का किससे लेना देना है? आपका इमोशन, आपका हार्ट, ठीक है। तो ये आपका अफेक्टिव डोमेन जाएगा। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया ये आपका बहुत सारा ऐसा हमने पढ़ा है क्लास में, डिटेल क्लास में। तो डिसलेक्सिया किससे कनेक्टेड है? रीडिंग डिसऑर्डर से। जिसको रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, उनको, उनके लिए एक डिजीज दैट इज डिसलेक्सिया है, ठीक है। दैट इज आपका रीडिंग में जाएगा वो, ठीक है, रीडिंग, डिसलेक्सिया रीडिंग में जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। मतलब मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, टीचिंग हो रही है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बताएगा कि टीचिंग काफी मोटिवेटेड है, ठीक है। मोटिवेटेड मतलब स्टूडेंट काफी मोटिवेटेड है। तो स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है, ये सही हो सकता है। मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, ये गलत है क्योंकि कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो एक क्लास में कम से कम 100 बच्चे, 150 बच्चे ऐसे रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड या सारे बच्चे टीचिंग में इंटरेस्टेड है, जो पढ़ाया जा रहा उस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, इस वजह से बैठे। बहुत सारे बच्चे टाइम पास करने भी बैठे। पिन ड्रॉप साइलेंस, पता लगा सारे बच्चे सो गए, उससे भी पिन ड्रॉप साइलेंस हो सकता है। स्टूडेंट टेकिंग नोट्स, स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, इससे तो ये नहीं पता लगता है। बट अगर मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे मैं कोलबर्ग थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, कोलबर्ग थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसी में मैंने मौका दिया स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने का, तो बच्चे रेलेवेंट क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं, तो इससे ये पता लगता है कि हाँ, बच्चे भी इंटरेस्टेड है उस टॉपिक में, बच्चे भी वो टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मोटिवेटेड टीचिंग का यही साइन है कि स्टूडेंट आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो द ई कंटेंट, ठीक है, जनरेशन फॉर यूजी, यूजी के लिए जो ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो किसको दिया गया है? एमएचआरडी की तरफ से, दैट इज एमओई, अब इसका नाम हो गया। तो ई कंटेंट जनरेट करना है, किसके लिए जनरेट करना है ई कंटेंट? यूजी के बच्चों के लिए। तो उसमें आपका दिया गया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, दैट इज सीईसी। तो भूलना मत, 9 कोऑर्डिनेटर जो है ना स्वयं के, 9 कोऑर्डिनेटर, ये पूरा पढ़ के जाना कि स्कूलिंग के लिए कौन सा यूज होता है, ओपन यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा यूज होता है, आउट ऑफ स्कूल के लिए कौन सा यूज होता है, पीजी के लिए कौन कोर्स देते हैं, यूजी के लिए कौन कोर्स देते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी बहुत पूछा जा रहा है, तो ये हम पढ़ के जाएंगे। Which one of the following is the best method of teaching? इसमें से बेस्ट मेथड कौन सा है? दैट इज द लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, सॉरी, हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन आपका बेस्ट रहेगा क्योंकि हम इसमें चीजों को करके दिखाते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है? आप टास्क को करके दिखाते हो, टास्क यू डू, ठीक है, आप खुद से करके दिखाते हो, एक्सपेरिमेंट वगैरह सब करके दिखाते हो। तो जब हम वो चीज करके दिखाए, ठीक है, करके दिखाए, करके बताए, तो बच्चे उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो बेस्ट मेथड में आपका कौन सा जाएगा? डेमोन्स्ट्रेशन आपका बेस्ट मेथड में जाएगा। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कंडक्ट करती है एक इंटरव्यू सेशन, ठीक है, जो प्रिंसिपल है स्कूल की एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करती है टीचर और स्टूडेंट का, जिसमें वो एक्सप्लोर करना चाह रही है,
एक्सप्लोर, कीवर्ड एक्सप्लोर, ठीक है। और वो देखना चाहती है कि हाँ क्या पॉसिबिलिटी, ऑप्शन, पार्टिसिपेशन, स्कूल एंड प्रोग्राम। तो जब हम एक्सप्लोर की बात करें तो इवैल्यूएशन नहीं आएगा, क्योंकि इवैल्यूएशन इज मतलब जिसमें हम जजमेंट प्रोवाइड करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च मतलब हम बेसिक की बात कर रहे हैं। अप्लाइड रिसर्च मतलब हम नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। इसमें जाएगा आपका एक्शन आंसर में जाएगा, क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मतलब हम एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेटिव और सबमेटिव से आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम देखते हैं पेस ऑफ लर्निंग, स्पीड ऑफ लर्निंग, ठीक है। Whereas अगर हम सबमिटिव की बात करें तो as against submissive, formative evaluation is highly reliable। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें सबमिटिव की तो सबमिटिव इज हाईली रिलायबल बोल सकते हैं, क्योंकि सबमिटिव में हम कोर्स से आपको कितना समझ में आया, कोर्स के एंड में सारा कुछ जान पाते हैं। तो ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। विच अमंग द फॉलोइंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव, तो ये ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्लासेस में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इवैल्यूएटिव नेक्स्ट हो गया, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोड के बेसिस पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक दी गई है जो कि हेल्पफुल हो सकता है टीचिंग लर्निंग सिस्टम में। तो इनमें से हमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स खोजना है लर्नर के लिए, ठीक है। तो लर्नर का प्रायर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट बिल्कुल सही हो सकता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लर्नर का फैमिली और फ्रेंड से हमें लेना देना नहीं है लर्निंग के लिए, ठीक है। एबिलिटी, लर्नर का एबिलिटी क्या है उस सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। स्टूडेंट का लैंग्वेज बैकग्राउंड ले सकते हैं बट इसको भी होल्ड रखते हैं। इंटरेस्ट क्या है स्टूडेंट का, ड्रेस कोड को लेके, ड्रेस कोड को लेकर के लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर हम सेकंड वाला हटाते हैं, सेकंड सेकंड हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हटाया था मैं, 5 नंबर, तो यहाँ से 5 हटा देते हैं, मतलब बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी है ड्रेस कोड। 2 3 2 4 5 एंड 6, सॉरी 3 4 5 6, 3 हो गया ये, 4 हो गया ये, एंड 5 हो गया, एंड 6 हो गया, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरपर्सनल से तो मतलब नहीं है, प्रायर एक्सपीरियंस से तो मतलब है भाई। प्रायर एक्सपीरियंस से तो पता लगता है ना कि हाँ सब्जेक्ट में अगर मतलब अगर मुझे मैथ्स पढ़ना है तो पहले से मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, बॉडमास रूल क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब तो पता लगना चाहिए। मतलब प्रायर एक्सपीरियंस से मालूम चलता है, ठीक है। तो 1 तो आना चाहिए ऐसे भी, लेकिन हाँ एक बात है कि अगर हम देखें ऑप्शंस तो यहाँ पे 2 हटा दिए, यहाँ से भी 2 हटा देंगे तो यहाँ पर 1 हट गया, ठीक है। यहाँ पर एक 1 है सिर्फ। और अगर इस ऑप्शंस में जाए तो ड्रेस कोड, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन को रहने दो, मुझे ये डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। हो सकता है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं ऑप्शन तो यहाँ पर which of the following learner characteristic are likely to influence the effectiveness of teaching aid, मतलब इसमें लर्नर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हेल्प करेगा टीचिंग एड को और इफेक्टिव बनाने में और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो लर्नर का फैमिली से लेना देना नहीं है, लर्नर का पेरेंट एज से हमें कोई मतलब नहीं है, लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सोशल बैकग्राउंड और पर्सनल इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, लेकिन लर्नर का मेच्योरिटी लेवल, लर्नर का एकेडमिक परफॉर्मेंस, लर्नर का मोटिवेशनल डिस्पोजिशन से हमें मतलब है, क्योंकि उसी से आपका लर्निंग जो है पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएगा। लर्नर कितना मेच्योर है, लर्नर का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, उसका मोटिवेशनल डिस्पोजिशन, ये सब पॉइंट्स जो है इससे आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है टीचिंग में, ना कि आपको उनके फैमिली बैकग्राउंड से, उनके पेरेंट का एज से या फिर उनका पर्सनल इंटरेस्ट या सोशल बैकग्राउंड से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कौन से स्टेज में होती है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन अगर देखना चाहे हम स्टूडेंट का तो ये कौन सा ये में होता है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, अगर हमें स्टूडेंट का देखना है तो याद करो यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मतलब मैं कॉलेज टाइम्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पर एक क्लास में 100 बच्चे या 150 बच्चे या फिर 40 से ज्यादा ही होते हैं। तो ये होता है आपका लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में काफी स्टूडेंट का आपका maximum student participation of student during teaching is possible through lecture method, demonstration नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम जाएंगे मूव का फुल फॉर्म, ये काफी इजी है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स क्या होता है, डिजिटल एम्पावरमेंट मतलब
डिजिटल मतलब क्या होता है? अभी तो आप जो जीपे से पेमेंट करते हो, क्या वो डिजिटल मोड है? यस। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, क्या वो डिजिटल मोड है? यस। तो डिजिटल एम्पावरमेंट मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए टू ऑल डिजिटल रिसोर्सेज, सही है, ठीक है। तभी आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना हुआ, जिसके हेल्प से आप अपना अकाउंट खुला सकते हो, आधार कार्ड से आप आराम से पेमेंट विदड्रॉ। तो ये तो आपका फाइनेंस से हो गया। खैर ये छोड़िए, ऑप्शन यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए सारे डिजिटल रिसोर्सेज का, करेक्ट है। कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ और एंटाइटलमेंट एंड इंडिविजुअल थ्रू द क्लाउड, ये भी सही है। दैट मीन्स यूनिवर्सल डिजिट लिटरेसी होना चाहिए, सबको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ कैसे यूज करने का। दैट मीन्स सारे ही ऑप्शन सही है इसमें, 1 2 3 एंड 4। नाउ a smart classroom is teaching space, a smart classroom in teaching space which has what? अगर हम स्मार्ट क्लासरूम की बात करें तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन तो होना ही चाहिए, मतलब ये वाला यहाँ से, ये यहाँ से आएगा, इसको हटा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये भी आपका टीचिंग स्पेस में आपको हेल्प कर सकता है। दैट मीन्स 3 भी आ जाएगा, फिर आपका डी आंसर सी हो जाएगा, मतलब ये सारे ऑप्शन आएंगे। एक क्लासरूम की बात किया जाए तो उसको स्मार्ट क्लासरूम हम कब बोल सकते हैं? जब वहां पर स्मार्ट पोर्शन हो विद टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, पीसी, लैपटॉप, डीवीडी या वीसीआर, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर स्क्रीन, मतलब ये सारे ऑप्शंस होने चाहिए। सारे टीचिंग स्पेस की हम बात करें, टीचिंग एड्स की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन बिलो, टू पॉइंट्स दिए गए हैं, अदर्शन और रीजन, ठीक है। जिसमें पहला पॉइंट ये कहता है कि मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग जो है ये सपोर्ट करता है रिक्वायरमेंट एंड सम टेक्निकल नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एंड लर्नर, ठीक है। रिक्वायर सॉरी, मॉडर्न आईसीटी की बात करें, मॉडर्न एजुकेशन की बात करें या आईसीटी लर्निंग की बात करें, ठीक है। मॉडर्न टीचिंग की बात करें या हम आईसीटी की बात करें, दोनों में ही आपका, दोनों में ही अगर हम बात करें तो दोनों में ही अगर आप क्लास ले रहे हो एज अ टीचर और अगर आप क्लास सुन रहे हो एज अ लर्नर, तो आपको जो कुछ भी सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि आपको वाईटी से आप ये क्लास देखोगे, ठीक है, अपने मोबाइल से क्लास देखोगे, लैपटॉप से क्लास देखोगे, तो क्या आपको वो चीज करने के लिए कुछ टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब लैपटॉप तो है आपके पास, लेकिन लैपटॉप आपको ऑन करने नहीं आता है, तो क्या आप ये क्लास ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो वही ये पॉइंट लिखा है कि मॉडर्न एंड आईसीटी, ठीक है, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट जो कुछ भी है, इसमें आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है, दोनों एंड से, टीचर और लर्नर दोनों एंड से। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि बोथ टीचर एंड लर्नर दोनों दोनों को ही ओरिएंटेशन देना चाहिए कि कैसे वो अलग अलग सपोर्ट टूल टेक्निक को यूज कर सकते हैं इंटेलिजेंट तरीके से। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है, मतलब ये भी ट्रू है। दैट मीन्स दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों में ही हम सपोर्ट टूल की बात करें, दोनों में ही हम एजुकेशन, दैट मीन्स हम आईसीटी की बात करें हैं, मॉडर्न एजुकेशन की बात करें। पहला पॉइंट ये कहता है कि मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट जो होता है, दोनों में ही हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है, दोनों टीचर लर्नर दोनों के लिए। सेकंड ये कहता है कि दोनों को ही, टीचर हो या लर्नर हो, दोनों को ही हमें एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि कैसे वो सपोर्ट टूल के हेल्प से, अलग अलग सपोर्ट टूल के हेल्प से अपना लर्निंग को, मतलब अलग अलग सपोर्ट टूल को वो कैसे यूज कर सकते हैं इंटेलिजेंट तरीके से, मतलब दोनों ही सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ देख लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आपका इफेक्ट करता है टीचिंग को, इसमें से कौन कौन सा पॉइंट है जो टीचिंग को अफेक्ट करता है। तो देखेंगे यहाँ पर टीचर का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल हमने पढ़ा है पेपर 2 में, मतलब 1 तो आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट लर्नर का मोटिवेशन, ये भी सही है, लर्नर भी मोटिवेटेड होना चाहिए, मतलब 2 भी आएगा, 2 दोनों में है। अब थर्ड नंबर देखते हैं, टीचर का बायोग्राफिकल डेटा, टीचर का बायोग्राफी से आप क्या करोगे? ये गलत हो जाएगा, दैट मीन्स 3 को हटा देंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फोर्थ नंबर, टीचर का सेल्फ एफिकेसी, लर्नर का इंटरेस्ट क्या है को करिकुलर एक्टिविटी में, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटी में, ये नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं टीचर कैसे, क्योंकि आपको पूछा किसका है, टीचिंग का पूछा है, तो टीचिंग पूछा है, अफेक्ट करता है जो टीचिंग को, ठीक है।
टीचर का स्किल मैनेज करना एंड मॉनिटर करने में, ठीक है, ये जाएगा। टीचर का नॉलेज सब्जेक्ट से रिलेटेड इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, तो ये भी जाएगा। मतलब 6 तो जा 6 और 7 तो आता ही आता, 6 और 7, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से ऑप्शंस। पॉजिटिव फैक्टर जो आपका टीचिंग में इफेक्ट करता है, मतलब सारे पॉजिटिव पॉइंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। टीचर का नॉलेज सब्जेक्ट को लेके सही है, क्योंकि इससे आपका टीचिंग पर असर होता है, हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में भी देखा है। टीचर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आपको लेने देना नहीं होना चाहिए। टीचर का कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल सही है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मायने रखता है क्लास को लेने में, कोई कॉन्सेप्ट को समझाने में, कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करने में। टीचर के एबिलिटी, स्टूडेंट को वो क्यों प्लीज करेंगे, प्लीज तो स्टूडेंट को करने की जरूरत नहीं है ना, तो टीचर का एबिलिटी कि वो कैसे स्टूडेंट को टू प्लीज द स्टूडेंट, नहीं, हमें जरूरत नहीं है। टीचर का पर्सनल कांटेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट के साथ, नहीं, टीचर का कोई पर्सनल कांटेक्ट विद द स्टूडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। टीचर का कॉम्पिटेंस इन मैनेज करना एंड मॉनिटर करना क्लासरूम को, ये होगा, ठीक है, कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, कैसे वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, मॉनिटर करना, मैनेज करना, तो ये आपका होगा। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं बी तो रॉन्ग किया ना हमने, सी हो जाएगा और एफ, दैट मीन्स आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टीचिंग एड जो होता है दैट इज कंसिडर टू एज इफेक्टिव सप्लीमेंट टू इंस्ट्रक्शन, सही है। बहुत सारे टीचिंग एड्स के हेल्प से हम अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, तो दिस इज आपका एक सप्लीमेंट हुआ ये, ठीक है। दे कीप द स्टूडेंट इन गुड ह्यूमर, क्या ऐसा कुछ है कि हाँ ये स्टूडेंट को एक गुड ह्यूमर में रखते हैं, तो देख लेते हैं आंसर। नहीं, देखो दोनों आंसर तो सही है लेकिन दोनों कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, नॉट कनेक्टेड, दैट मीन्स बी होगा करेक्ट आंसर। टीचिंग एड्स की हेल्प से आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, दे आर कंसिडर टू एज इफेक्टिव सप्लीमेंट, सही है, बट दे कीप द स्टूडेंट इन गुड ह्यूमर, ये भी सही है, बट दोनों कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच कॉम्बिनेशन मेथड इज लाइकली ऑप्टिमाइज लर्निंग, इसमें हम ज्यादा लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा लर्निंग कर सकते हैं। तो लेक्चर देना, डिस्कशन करना और सेमिनार करना, ठीक है, ये है इतना ही। इंटरैक्टिव डिस्कशन जो कि इस ऑप्शन को एकदम से रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इंटरैक्टिव डिस्कशन मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से एकदम इंटरैक्टिव होके दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ डिस्कशन लिखा है। प्लान्ड लेक्चर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पावर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशन, अभी के लिए हम इसको रखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इंटरैक्टिव लेक्चर होना चाहिए और सेशन होना चाहिए जो कि फॉलो करेगा एक बज सेशन को, बज सेशन, साथ ही साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग एक इसमें एक्स्ट्रा दे दिया जिसकी वजह से हम इसको क्रॉस कर देंगे। सी अभी सेलेक्टेड है। लेक्चर देना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग पॉइंट दिया, ये जो यहाँ पर प्रोजेक्ट पॉइंट दिया, इसकी वजह से ये वाला आपका ज्यादा अच्छा और सटीक आंसर बनता है। बज सेशन हो गया ये सब, तो ये आपका ज्यादा सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर एडवांसिंग नॉलेज लेटेस्ट स्ट्रैटेजी जो यूज की जा रही है दैट इज साइंटिफिक थिंकिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंटिफिक थिंकिंग एडवांस नॉलेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, जो हम टीचिंग एड यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं टीचिंग एड के लिए, तो ये क्या स्टूडेंट का अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करता है, या मिनिमाइज करता है प्रॉब्लम्स जो हम क्लास में देखते हैं, या फिर लर्निंग आउटकम को ज्यादा अच्छा से ऑप्टिमाइज करता है, या फिर इफेक्टिव एंगेजमेंट रखता है स्टूडेंट का, या फिर लर्निंग टास्क में। तो हमने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही पढ़ा था कि टीचिंग एड के हेल्प से आपका बच्चों का आउटकम कैसे अच्छा हो सकता है, हमें ये बताना था, तो आउटकम यहाँ पे है, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। इनफ्लिपनेट, इनफ्लिपनेट सेंटर इंटर यूनिवर्सिटी जो यूजीसी मेंटेन करता है दैट इज दैट इज शोध गंगा, शोध गंगा जो है इनफ्लिपनेट सेंटर जो कि ऑटोनोमस विच इज एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी, वो मेंटेन क्या करता है, तो शोध गंगा, ठीक है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक पियाजे का और एक क्लासिफिकेशन का बारे में, ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर ही मैच हो गया यहाँ पे क्या। हाँ तो यहाँ पे देख लेते हैं, वन इज करेक्ट टू इज इनकरेक्ट कैसे। अकॉर्डिंग टू पियाजे जो एबिलिटी होता है किसी भी कॉन्वर्सेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। जैसे कि सबसे पहले हम कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कॉम्पनसेशन, फिर रिवर्सिबिलिटी, सही है, ठीक है।
जो स्टेटस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है डज नॉट डिपेंड ऑन स्टूडेंट एबिलिटी, फोकस करता है सिर्फ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे, डज नॉट डिपेंड, स्टूडेंट के एबिलिटी पे ही तो डिपेंड करता है कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कैसे आप वर्क करोगे, है ना, एबिलिटी पे ही डिपेंड करता है, तो जिसकी वजह से 2 रॉन्ग हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू यूरी बॉर्न, बॉर्न ने फिर जो कुछ भी है बायोलॉजिकल मॉडल ह्यूमन डेवलपमेंट, माइक्रो सिस्टम में क्या क्या आता है, तो माइक्रो सिस्टम में आपका क्या क्या आ जाएगा, और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो तो समझते हैं, माइक्रो मतलब क्या हुआ, हम एक स्मॉल पार्ट की बात कर रहे हैं, और मैक्रो मतलब क्या हुआ, हम एक वाइड पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो तो यहाँ पर इमीडिएट फैमिली, आपका खुद का फैमिली और नेबरहुड, दोनों में से मैक्रो में कौन जाएगा, मैक्रो में नेबरहुड जाएगा, और माइक्रो में कौन जाएगा, आपका फैमिली जाएगा, दैट मीन्स ये हट गया, ठीक है। आंसर्स देख लेते हैं, इसमें आपका ए आएगा माइक्रो में, क्योंकि नेबरहुड मतलब क्या हुआ, आपके पड़ोसी, आसपास के सब, और आपका फैमिली, माइक्रो में कौन कंसिडर करेंगे, हम फैमिली को कंसिडर करेंगे। स्कूल है, सही, ठीक है, आपका खुद का स्कूल, और अच्छा नेबरहुड भी होगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा मॉडल है, यूरी की तरफ से दिया गया है ये मॉडल, ए बी और ई इसमें ऑप्शन है, तो ए बी और ई याद कर लेना, और इस पर थोड़ा गूगल भी कर लेना सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। रेशनलिस्टिक मोड ऑफ नॉलेज, रैशनल तरीके से आंसर करना, दैट इज अ लॉजिक होगा इसका आंसर, रैशनलिस्टिक मोड ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट करता है लॉजिक, ठीक है। अथॉरिटी नहीं, क्योंकि अथॉरिटी हो गया पावर, लीगैलिटी नहीं, हम लीगल की नहीं बात करें, मैनिपुलेशन नहीं, जहां पर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, जब हम एक रेशनल तरीके से आंसर कर रहे हैं तब हम लॉजिक को ज्यादा ध्यान में रखते हैं, लॉजिक एक्सेप्ट करना, ठीक है। नाउ contagious spreading of behavior through imitation is what, that is ripple effect, that is what, that is a ripple effect, ripple effect, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, सीबीसीएस का पूछा है, सीबीसीएस आर टू काइंड ऑफ कोर्सेज, जहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए और ई, ए और ई क्या क्या है देखो, इन सीबीसीएस एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्स आर ऑफ टू काइंड, दे आर व्हाट, फर्स्ट है ऑप्शन आपका एबिलिटी इनहैंसमेंट कंपलसरी कोर्स, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और ई है आपका स्किल इनहैंसमेंट, ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए और ई हो जाएगा करेक्ट आंसर इन सीबीसीएस। एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्स दो तरीके का होता है, एबिलिटी इनहैंसमेंट कंपलसरी कोर्स और एक स्किल इनहैंसमेंट, ठीक है, तो ए और ई सही हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम 30 क्वेश्चंस 30 पेज पे है, और 40 मतलब 10 क्वेश्चंस और है। द टर्म ओपन लर्निंग, ठीक है करते हैं, तो टर्म जो है ओपन लर्निंग, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ओपन लर्निंग, ठीक है। तो इसका आंसर दिया गया है डी की तरफ से, ए बी और डी। ओपन लर्निंग मतलब क्या हुआ कि हमें फिक्स्ड कुछ मतलब क्लोज में नहीं है, कि जैसे कि देखो मैंने बोला आपको क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन में मैंने लिखा डिफाइन टीचिंग, तो आपने उसको अपने वर्ड्स में डिफाइन किया, और एक जगह मैंने लिखा व्हाट इज टीचिंग, और मैंने सिर्फ 4 ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन आपको सही करना है, तो ये क्या हो गया, ये ओपन एंडेड हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ये क्लोज एंडेड हो जाता है। क्लोज में क्या होता है कि आपका आंसर ये 4 ऑप्शन तक ही सीमित है, और ओपन में क्या है कि आप अपने मन से भी कुछ कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो, तो ये ओपन हो गया। तो ये आपका बेसिकली हम ओपन लर्निंग समझ सकते हैं, और ये क्लोज लर्निंग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ओपन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है, तो ओपनिंग एक्सेस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोविजन, ठीक है, फ्रीइंग लर्नर, हम लर्नर को फ्री कर रहे हैं कॉन्स्टेंट टाइम एंड स्पेस से, ओपन लर्निंग ये भी हो गया। अब देखो ये एक स्पेसिफाइड करिकुलम, मतलब एक बनाया हुआ, लाइक लर्निंग इवैल्यूएशन विदाउट अ स्पेसिफाइड करिकुलम, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑफर करना एक फ्लेक्सिबल लर्निंग, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच फॉलो करना, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल वर्ड की वजह से ये भी आपका ओपन में आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी और डी सही आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ डिसीजन ट्रैप, ठीक है, नीड्स टू बी पॉसिबली इवेल्युएटरी फ्रेमवर्क टू मॉनिटर करना लर्निंग प्रोसेस को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, कोचिंग नहीं जाएगा, फ्रेम बाइंडनेस, ब्लाइंडनेस एंड टेकिंग शॉर्टकट्स, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, दैट मीन्स ए सी एंड डी। क्या था क्वेश्चन ये देख लो, इसमें से कौन कौन सी कंपोनेंट है जो डिसीजन ट्रैप है, ट्रैप मतलब क्या होता है, ट्रैप एक नेगेटिव वर्ड है, ये तो आपको समझ में आ रहा है,
तो आपको वो सारे ऑप्शन सेलेक्ट करना था जो आपका डिसीजन ट्रैप का पॉइंट्स को कवर करता है, ठीक है। जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस, ये एक ट्रैप है, ठीक है। फ्रेम ब्लाइंडनेस ट्रैप है। कोचिंग तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया ना, कोचिंग लेकर के आप सीखते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं। आपका टेकिंग शॉर्टकट, कभी कभी शॉर्टकट से भी आपको गलती डिसीजन ले लेते हो, ठीक है। तो आपका ACD सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, मैच करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, प्रोबिंग एंड टीचर इफेक्ट। तो मैच द फॉलोइंग है, आंसर दिया गया है एनटीए की तरफ से A नंबर, जहां पर हम ये देखते हैं कि हम जब स्टूडेंट का आइडिया यूज करें, मतलब पहले हम लिस्ट 2 को एक बार रीड आउट कर ले रहे हैं। वार्म होना चाहिए, नर्चरिंग होना चाहिए, रिलेशनशिप विद लर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर का लर्नर का बात किया गया है, तो ये तो आपका प्रोबिंग स्ट्रक्चरिंग से नहीं बल्कि ये टीचिंग इफेक्ट से कनेक्टेड है, टीचर इफेक्ट से कनेक्टेड है। टीचर का स्टेटमेंट जिसके हेल्प से स्टूडेंट इनकरेज होता है अपने आंसर्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये तो प्रोबिंग में जाएगा, ये भी समझ में आ रहा है। क्योंकि प्रोबिंग का मतलब क्या होता है, पूछना। हम पूछते कब है, जब हम टीचर के दिए गए स्टेटमेंट से हमें कुछ क्वेश्चन हुआ, हमें कुछ डाउट हुआ और हम उसका आंसर करें या क्वेश्चन करें, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोबिंग। टीचर का कमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम, टीचर का कमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम, दैट इज हो गया आपका स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। जहां पर ऑर्गेनाइजिंग से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, स्ट्रक्चरिंग। टेकिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स हम ले रहे हैं, मतलब स्टूडेंट के आइडियाज को हम यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स लेना, क्या यहाँ लिखा है, टेकिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड रिपीटिंग और अप्लाइंग इट, स्टूडेंट का ही हम आइडियाज ले रहे हैं, मतलब हम स्टूडेंट का रिस्पॉन्स को कैप्चर कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ए के लिए 4th नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव, जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हम करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है, फॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करेंगे। लर्निंग आउटकम, जो कि एक रिजल्ट, आउटकम मतलब क्या हुआ, रिजल्ट, तो ये किसको शो करता है, समेटिव को शो करता है। स्टूडेंट का लर्निंग परफॉर्मेंस चेक करना है, परफॉर्मेंस ग्राफ चेक करना है, परफॉर्मेंस ग्राफ, ठीक है, तो ये सबमिटिव हो जाएगा। फीडबैक, टीचर इफेक्टिवनेस, ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में नहीं। स्टूडेंट का लर्निंग परफॉर्मेंस जब हम चेक कर रहे हैं, एक्सेलरेट स्टूडेंट का लर्निंग परफॉर्मेंस, तो ये आपका फॉर्मेटिव में जाएगा। Which of the following is highest taxonomy category in cognitive, affective, psychomotor? देखो अभी तक सिर्फ हमें कॉग्निटिव का पूछा था, अब हमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों का पूछा है। तो देखो यहाँ पर एक से ज्यादा आंसर होगा, हाँ। तो एक बार लिख लेंगे इसका KCAASE, मतलब इसमें यहाँ पर इवेलुएशन आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इफेक्टिव का R2, that means RRVOC, that means characterization भी आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर IMPAN, that is naturalization, तो यहाँ पर ये naturalization आना चाहिए, that means BDE है क्या, हाँ है, that means BDE करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। Given below are two statement, the core of teaching process, जो core मतलब मेन टीचिंग प्रोसेस जो होता है, इज द अरेंजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें स्टूडेंट इंटरेक्ट कर सके एंड स्टडी कर सके, कैसे उसको सीखना है, ये सब कुछ, ठीक है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। जहां पर ये बताया जा रहा है कि टीचिंग का एक मेन पार्ट ये भी है, कोर पार्ट ये भी है कि हम एनवायरनमेंट को, मतलब क्लास को, जहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस एरिया को इस तरीके से अरेंज करके रखे कि स्टूडेंट इंटरेक्ट कर सके, पूछ सके, बातचीत कर सके एंड स्टडी कर सके, कैसे उसको सीखना है, हाउ टू लर्न। एक मॉडल है, अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन, तो फिर वो मॉडल किस काम का, नॉट की वजह से ये रॉन्ग हो गया, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट मींस सी नंबर, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें हम टेस्ट करते हैं स्टूडेंट का टेस्ट डेटा हेल्प अस टू डिटरमाइन कि स्टूडेंट का प्लेस या रैंक क्या है, सही है। सिंपल सा लाइन लिखा है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, आप एनपीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो कि एनपीए जो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के हेल्प से परसेंटाइल मार्क्स देता है, उस डेटा की हेल्प से हम अपना प्लेस या रैंक जान पाते हैं बाकी लर्नर्स के कंपैरिजन में। Whereas अगर हम क्राइटेरियन रेफरेंस की बात करें तो ये हमें बताता है कि स्टूडेंट कितना प्रोफिशिएंट है, स्टूडेंट का प्रोफिशिएंसी बताता है क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है, बोथ इज करेक्ट, क्योंकि हम नॉर्म में हम क्या चेक कर रहे हैं, अपना रैंक या फिर प्लेस चेक कर रहे हैं परसेंटाइल की हेल्प से।
ठीक है। whereas हम क्राइटेरियन की बात करें तो इसमें हम क्राइटेरिया की बेसिस पे अपना प्रोफिशिएंसी जान पा रहे हैं कि हम कितना प्रोफिशिएंट है। सार्थक, सार्थक क्या है? सार्थक आपका एक गवर्नमेंट इंडिया इनिशिएटिव है जिसके हेल्प से हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाते हैं स्टूडेंट को, टीचर्स को। मेंटल हेल्थ नहीं, इमोशनल वेलबींग नहीं। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है टीचर्स के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करता है डिफरेंट एबल्ड चिल्ड्रन को? नहीं। सार्थक एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान है एनईपी 2020 का। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया गया है, असर्शन और रीजन, जिसको आपको देखने का है। टीचर शुड एक्सेप्ट स्टूडेंट, टीचर को स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है, वॉटेवर जो भी उनका कॉग्निटिव लेवल का स्टेज है वैसे ही। सही है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट में लिखा है क्योंकि मॉरलाइजिंग, अगर हम मॉरलाइज करें, जजमेंटल हो जाए तो ये एक बैरियर हो जाएगा सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए। बिल्कुल सही है। पहले ही मान लो हम किसी बच्चों को लेके समझ रहे हैं कि वो बच्चा फेलियर है, वो बच्चा इतना समय से पढ़ नहीं पा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से जब हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो एक बैरियर आ जाएगा बीच में कि मैंने जो उस बेसिस पे आपको जजमेंट किया था उसके बेसिस पे मैं आपसे खुल के बात नहीं कर पाऊंगी। तो दोनों ही सही है और दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब एनईपी 2020 पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, तो देखो, बी वॉक डिग्री इंट्रोड्यूस 2013 विल बी डिसकंटिन्यूएशन का बात नहीं किया गया था। ठीक है, वोकेशनल डिग्री का डिसकंटिन्यूएशन का बात नहीं किया गया है एनईपी 2020 में, ए को हटा देंगे। लोक विद्या कोर्स विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग वोकेशनल कोर्स, ऐसा है क्या बी और सी में? बी और सी में एक मिनट, नहीं कहीं पूछा है ना, तो डिसकंटिन्यूड नहीं होगा, दैट मीन्स ए आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें नहीं कहीं पूछा है, नॉट, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। रिप्लेस करने की बात नहीं की गई है, मतलब ये भी आएगा। हमें फोकस करना है वोकेशनल एजुकेशन पे, दैट विल बी चोजन ऑन स्किल गैप एनालिसिस विदाउट मैपिंग लोकल अपॉर्चुनिटी। जब हम लोकल अपॉर्चुनिटी को जानेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा कि बच्चों को स्किल, कौन सा स्किल्स देना है जो हम वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स ये भी आएगा क्योंकि ऑप्शन में आपको नॉट पूछा है, तो दैट मीन्स ए बी सी होगा करेक्ट आंसर। नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द, हाँ ये चलेगा, ये सही है। वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड इन ऑल स्कूल, सारे स्कूल में होगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फेज मैनर में ओवर द नेक्स्ट डिकेड तक। हाँ ये भी सही है। ठीक है, मतलब जितना भी इसमें नेगेटिव पॉइंट था वो आपको आइडेंटिफाई करना था। एक हो गया डिसकंटिन्यूड की वजह से, एक हो गया रिप्लेस की वजह से, और नेक्स्ट जो है यहाँ पर लिखा है कि विदाउट, अगर हम मान लीजिए कि मुझे स्किल्स आपको प्रोवाइड करने का है, वोकेशनल एजुकेशन में यही होता है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी ना कि हाँ इस एरिया का रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि स्किल के बेसिस पे आपको जॉब दी जाती है। आपका जो स्किल रहता है, आपका जो नॉलेज रहता है, उसके बेसिस पे आपको जॉब दी जाती है। तो पहले मैं वो आइडेंटिफाई करूंगी और उसके बेसिस पे वोकेशनल एजुकेशन क्या होगा ये डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो गैप को एनालिसिस हमें पहले करना होगा, दैट मीन्स ए बी सी सही हो जाएगा इसका आंसर। इसमें से कौन सा मेथड लर्नर सेंटर्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर लर्नर सेंटर, मतलब यहाँ पर लर्नर सेंटर की अगर बात कर रहे हैं तो एक्टिव कौन रहेगा? यहाँ पर एक्टिव रहेंगे लर्नर, तो लर्नर एक्टिव लर्निंग होगी तभी। कोऑपरेटिव लर्निंग भी, पैसिव लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि अगर सेकेंड रोल लर्नर प्ले करेगा तो वो लर्नर सेंटर्ड नहीं होके क्या हो जाएगा? टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स जी तो काट देंगे यहाँ से और ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट नहीं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? रिफ्लेक्टिव, कीवर्ड से को आइडेंटिफाई किया, हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल रिफ्लेक्टिव। ठीक है, अब इसमें पूछा है ब्रेन का कौन सा ऐसा पर्टिकुलर रीजन के बारे में पूछा है जहां पर हम नया इंफॉर्मेशन सब की बात की गई, दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, मूकिट प्लेटफॉर्म कौन यूज करता है? ड्रूपल। मूकिट प्लेटफॉर्म यूजेस ड्रूपल, मूकिट प्लेटफॉर्म यूजेस ड्रूपल। ठीक है, अब ये दिया गया है आपको पियाजे का स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, इसको भी सॉल्व करना बड़ा इजी है, SPCF से हम इसको करेंगे। एस में कौन जाएगा? 0 to 7, और यहाँ पर 7 to 11, यहाँ पर 11 to 14, और यहाँ पर 14 से लेकर के अबव तक में जाएगा। तो सेंसरी मोटर को 0 से 2 मैच कर दो, ए का 3 हो गया यहाँ पे सही आंसर, दैट मीन्स डी इज द सही आंसर। प्री ऑपरेशनल स्टेज जहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड से आपका, सॉरी 0 to 2, हाँ प्री ऑपरेशन में कहाँ तक जाएगा? आपका 7 है ना, तो ये यहाँ पर आ गया
कंक्रीट ऑपरेशन में हम जहाँ पर देखेंगे ये आपका एडोलेसेंट, ठीक है, एडोलेसेंट 11 ईयर्स, और यहाँ पर फॉर्मल में एडोलेसेंट से एडल्टहुड तक में चला जाएगा। तो एस सिचुएशन 0 to 2, प्री ऑपरेशनल दैट इज 7, टॉकिंग अबाउट 7, ठीक है, प्री ऑपरेशनल का कीवर्ड 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशन दैट इज 11 to 14, एंड आपका फॉर्मल में हम अडल्टहुड की बात करेंगे, ठीक है, अडल्टहुड की बात करेंगे फॉर्मल में। लास्ट क्वेश्चन था वो। चलो हमारा सेशन ओवर हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पीवाईक्यू के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच।